क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ बताया जा रहा था ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ। ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ। जिसमें मैंने आपको बताया इस विधि में एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ये विधि आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण द्वारा by dehydration of alcohol, by dehydration of alcohol, ये बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विलियमसन संश्लेषण द्वारा। विलियमसन, वैज्ञानिक का नाम विलियमसन संश्लेषण द्वारा। संश्लेषण द्वारा बाय विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद अगली अभिक्रिया होगी सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद होगा कि एल्किल आयोडाइड पर, एल्किल आयोडाइड पर, एल्किल आयोडाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा, की क्रिया द्वारा by reaction of alkyl iodide, alkyl iodide with dry silver oxide, dry silver oxide। एक और विधि भी हो सकती है इसमें, एल्कोहल पर, एल्कोहल पर डाईएजोमीथेन की क्रिया द्वारा, डाईएजोमीथेन की क्रिया द्वारा, की क्रिया द्वारा बाय रिएक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन विद एल्कोहल। इस प्रकार से पिछले वीडियो में आपने केवल बनाने की एक विधियां देखी, लेकिन उसमें सचित्र वर्णन था इसलिए थोड़ा सा लंबा था। लेकिन आगे ये विधियां थोड़ी संक्षिप्त हैं और इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, विलियमसन संश्लेषण विधि में देखा जाए, विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या होता है। विलियमसन संश्लेषण विधि में हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम एल्कोहल लेते हैं, कोई भी एल्कोहल लें। जैसे मान लो मैंने C2H5OH लिया, एथिल एल्कोहल। सबसे पहले हमने कोई भी एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल लिया, और इसको हमने सोडियम धातु से क्रिया करा दी। सोडियम धातु से, सोडियम मेटल से रिएक्शन हुआ तो सोडियम मेटल क्या करता है कि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब हाइड्रोजन अगर चली गई तो ये हो गया 2C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त होता है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल में कि जब एल्कोहल पर सोडियम धातु की सोडियम मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन क्या होगी, रिप्लेस होगी, मुक्त होगी। और ये जो कंपाउंड बनता है ये सोडियम एथॉक्साइड होगा, सोडियम एथॉक्साइड होगा। अब ये जो सोडियम एथॉक्साइड है या कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा तो ये जो है आगे C2H5ONA यानी सोडियम एथॉक्साइड पर हम किसी हैलो एल्केन से क्रिया करा देते हैं। जैसे C3Cl से मैंने इसके साथ हीट कर दिया। अब ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड जो अभी भी प्राप्त हुआ।
सोडियम से क्रिया द्वारा। दोनों को अगर हीट कर दिया जाए तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये दोनों आपस में साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे तो कंपाउंड बनेगा इसमें C2H5OCH3 और प्लस रिलीज होगा NaCl, यहाँ से निकल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। तो बस इस प्रकार की जो विधि होगी वो होगी विलियमसन संश्लेषण की विधि। चूंकि ये विलियमसन द्वारा प्रपोज की गई, रिप्रेजेंट की गई, इसलिए इस विधि का नाम हो गया विलियमसन सिंथेसिस मेथड। अब आगे चलें और देखें कि एल्किल आयोडाइड पर हम अगर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो कैसे ईथर बनेगा। इसके लिए आप लीजिए एल्किल आयोडाइड को, मान लीजिए मैंने ले लिया 2C2H5I एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, और इसकी क्रिया मैंने करा दी Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से। शुष्क होना चाहिए, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर नम होगी तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के रूप में होगी, इसलिए इसको ऑक्साइड के रूप में ही रहने दिया जाए। और इसको क्या करना होता है, गर्म कर देंगे। तो जब गर्म करेंगे तो 2AgI यहाँ से बन जाएगा, I को गेन कर लेगा। परिणाम ये होगा कि एक ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगी और बन जाएगा ईथर। इस तरह से कंपाउंड बना अपने पास C2H5O, इस कंपाउंड का नाम होगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर होगा। और साथ साथ अपना कंपाउंड दूसरा बनेगा 2AgI, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेपण हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होकर के वो नीचे बैठ जाएगा तो हमें मिल जाएगा डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से आप कोई भी एल्किल आयोडाइड ले लें, उस पर सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करा दें, दोनों को हीट करने के पश्चात मिलेगा डाई एथिल ईथर और सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेपण हो जाएगा, डीप येलो प्रेसिपिटेट होता है इसका। अब आगे हमारे पास एक और विधि थी ईथर बनाने की, वो थी डाई एजोमीथेन पर एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है, देखिए इस तरह से, और मेथिल एल्कोहल को मुझे गर्म करना है CH2N2 से, और यही कहलाता है डाई एजोमीथेन, डाई एजोमीथेन। तो याद रखना है कि हमें CH2N2 का नाम होता है डाई एजोमीथेन, और इस क्रिया में यहाँ पर HBA4 या एल्यूमिनियम एल्काक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में कर देते हैं, कैटलाइज करता है रिएक्शन को। फ्लोरोबोरिक अम्ल, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल ले लें अथवा इसको एल्यूमिनियम एल्काक्साइड ले लें। इस प्रकार से ये रिएक्शन में डाई एजोमीथेन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये CH2H के पास चला गया तो CH3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंपाउंड बन गया CH3OCH3, और इसमें से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन गैस ये मुक्त हो जाएगी। इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। इस तरह से हम लोग ईथर को बना सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल मेथड द्वारा या फिर प्रयोगशाला मेथड द्वारा। तो ईथर बनाने की ये जो सामान्य विधियाँ जो थोड़ी सी शेष रह गई थी वो इस वीडियो में कंप्लीट होंगी। पिछला वीडियो में एल्कोहल का नेजलीकरण बताया गया, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, और इस प्रकार से टोटल विधियाँ ये होती हैं ईथर फॉर्मेशन की। अब आगे हम लोग चलेंगे ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में, और पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में स्पेशली ईथर के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ईथर के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल
and chemical properties of ईथर, ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सबसे पहले तो हम भौतिक गुण के विषय में चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में। तो याद रहे कि ईथर जो होता है, ईथर रंगहीन, जिसका कोई कलर नहीं, विशेष गंध का, अति ज्वलनशील, अति वाष्पशील द्रव है। ईथर इज कलरलेस, हैविंग स्पेशल स्मेल ऑफ ईथर, it will be highly inflammable and it is highly vaporized liquid। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें, जो कि बोर्ड में ज़्यादा कॉमन ईथर होता है, डाई एथिल ईथर का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक यह 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह 0.716 है। इसका मतलब ये हुआ कि ईथर जो हुआ करते हैं वो जल से हल्के हैं। इसे 107.6 माइनस पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ईथर की जो जल में विलेयता होती है, ईथर की जल में विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यह 8 ग्राम प्रति 100 ml होती है, 100 मिली होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिली जल में केवल 8 ग्राम ईथर डिजॉल्व हो सकता है। तो बहुत ही कम विलेयता है। आप ये कह सकते हैं कि ईथर जल में अल्प विलेय है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, कम विलेय होता है। और कम विलेय होने का एकमात्र कारण है इसका कि इस प्रकार से ये RO ईथर जो होता है वो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होता है। तो जल के साथ बहुत ही दुर्बल हाइड्रोजन बंध की रचना कर सकता है, बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसके साथ ये इस तरह से। जबकि इसकी तुलना में अगर एल्कोहल हो तो प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो यही कारण है कि अगर पूछा जाए कि ईथर की जल में विलेयता अत्यंत कम है, क्यों है, तो कहोगे ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, दुर्बल हाइड्रोजन बंध के कारण, दुर्बल हाइड्रोजन बंध के कारण यह जल में अल्प विलेय होता है। तो इस प्रकार से ईथर के विषय में। और दूसरी चीज की डाई एथिल ईथर जो होता है, इसकी जो वाष्प है वो निश्चेतना उत्पन्न कर देती है। तो एज लोकल एनेस्थेटिक भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरोफार्म में इसे मिला करके बेहोश करने में इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो डाई एथिल ईथर की जो वाष्प होती है वो निश्चेतना उत्पन्न कर सकती है, अतः क्लोरोफार्म के साथ इसे मिक्स करके इसको जो है हम लोग निश्चेतक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह अति वाष्पशील द्रव होता है, अति ज्वलनशील है, यानी तुरंत ही आग पकड़ लेती है डाई एथिल ईथर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पेट्रोल के साथ मिलाऊं तो एक फ्यूल का काम, ईंधन का काम भी करेगा ये। इस प्रकार से इसको नेटेलाइट के नाम से जाना जाता है। और नेटेलाइट वो होता है जब हम डाई एथिल ईथर में क्या मिक्स कर देते हैं, पेट्रोल को मिला देते हैं।
तो फिर वो नेटेलाइट बन जाता है। नेटेलाइट का मतलब एक प्रकार का ईंधन है जो बाइक में या 4 व्हीलर में प्रयोग में आ सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ और कि ईथर की संरचना में देखिए ROR, इस प्रकार ईथर की संरचना है। ईथर की संरचना में मैंने बताया कि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर। लोन पेयर से हमारा मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ईथर की इस संरचना में पाया जाता है। कंडीशन ये होती है। अब अगर ये कंडीशन ये है तो यहाँ पर एक सिग्मा बंद ये हुआ, दूसरा सिग्मा बंद इस आर के साथ हुआ। अब ये लोन पेयर भी एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के संकरित कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 2 3 4, इसका मतलब इस ऑक्सीजन परमाणु पर sp3 प्रकार का संकरण होगा। ये sp3 प्रकार का संकरण होगा। ये sp3 प्रकार का संकरण है तो ये आशा की जानी चाहिए कि बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन वायस्पर सिद्धांत के कारण VSEPR थ्योरी जो होती है वो कहती है कि अगर लोन पेयर मौजूद है तो बंध कोण को क्या कर देती है, वो रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। अतः ये बंध कोण का मान 110 डिग्री ही होता है ईथर में। तो 110 डिग्री के साथ इसकी संरचना समचतुष्फलकीय न होकर के समचतुष्फलकीय होना चाहिए था, क्योंकि sp3 प्रकार का संकरण जहाँ होता है वहाँ समचतुष्फलकीय संरचना होती है। समचतुष्फलकीय न होकर के संरचना लगभग पिरामिडी हो जाती है। पिरामिडी हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाता है इसका ईथर का। और एक चीज़ और इसमें इसके बाद कि हम जानते हैं कि जो ROR जो रिप्रेजेंटेशन है ईथर का, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो परिणाम ये होगा कि यहाँ से जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर कहीं न कहीं आकर्षित हो जाएगा। परिणाम ये हो जाएगा कि इस पर आंशिक ऋण आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस पर भी आंशिक धन आवेश आया और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ईथर जो है ये ध्रुवीय अणु होता है, पोलर कंपाउंड हो गया, ध्रुवीय अणु है। और इसका जो भी जितने भी ध्रुवीय अणु हैं उनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो याद रखें CH3OCH3 के लिए जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट जो होगा 1.30 dy का होता है। जबकि एथिल ईथर डाई एथिल ईथर के लिए अगर ये बात देखी जाए तो ये इसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान 1.18 dy ही होता है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह भारी होता जाएगा, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट का मान कम होता जाता है। तो इस प्रकार से ये ईथर के बारे में कुछ चीज़ें विशेष हैं जो भौतिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। अब आइए रासायनिक गुण में देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर के अंदर ईथर की जो रासायनिक गुण है, इसमें रासायनिक गुण में वास्तव में इसकी 3 अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, दूसरा है रिएक्शंस ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, तीसरी चीज रिएक्शंस ड्यू टू फिजन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ईथर की संरचना में ROR ये सिंबल होता है, इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये ईथर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसमें ये जो R है वो एल्किल समूह होता है, तो कुछ अभिक्रियाएं तो एल्किल समूह के कारण दिखाई देंगी, एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया होगी।
फर्स्ट नंबर। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन परमाणु भी इसके पास है, तो ऑक्सीजन परमाणु के कारण भी अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन परमाणु के कारण भी ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि इस पर लोन पेयर है। और तीसरी चीज़ तब होगी जब R और O बॉन्ड यानी CO, RO का मतलब हुआ CO बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो कुल मिला करके ये भी फिजन हो सकता है। RO बॉन्ड, ये देखिए, यानी CO बंध, C कार्बन ऑक्सीजन, CO बंध के विदलन के कारण भी अभिक्रिया हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो कुल मिला करके हमारे ईथर में 3 प्रकार के ये रिएक्शन पाए जाने की संभावनाएं हैं। अब आइए देखते हैं एक एक करके रासायनिक गुण में। पहला नंबर, एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर होगा एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया में सबसे पहले तो नंबर 1 तो दहन अभिक्रिया आ जाएगी। जितनी दहन अभिक्रिया है, कंबसन रिएक्शन जो होता है वो एल्किल के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने C2H5O ले लिया, अर्थात डाई एथिल ईथर ले लिया, और इस पर मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म कर दिया, तो परिणाम क्या होगा कि दहन हो जाएगा, और इसमें कार्बन की संख्या 2, इधर कार्बन की संख्या 2, यानी 4CO2, जितने कार्बन है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और 5 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 10 हाइड्रोजन यानी 5H2O जल बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना किसी भी कंपाउंड में ये दहन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपने देखा कि दहन अभिक्रिया में कहीं न कहीं हमारा एल्किल समूह ही भाग ले रहा है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ने बनाया जल का निर्माण कर लिया। तो एक तो दहन अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। दूसरा, इसमें क्लोरीनीकरण एक अभिक्रिया होगी। क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीनेशन। जब भी क्लोरीनेशन अगर होगा तो इस प्रकार वो कंसीडर किया जाएगा एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया में। क्यों? इसलिए कि मान लीजिए मैंने CH3 CH2O CH2 CH3, ये इस प्रकार से मैंने डाई एथिल ईथर ले लिया। डाई एथिल ईथर इस प्रकार से लिया गया। अब इस ईथर में चूंकि ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर खींच लेगा। परिणाम ये होगा कि इस अल्फा कार्बन पर क्या हो जाएगा, धनावेश क्रिएट हो जाएगा। तो धनावेश के कारण वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गेन करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय हाइड्रोजन। तो वास्तव में अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएं इसका क्लोरीन से, तो कंडीशन ये हो जाएगी, कोई एक अल्फा हाइड्रोजन पहले जाएगा, कंपाउंड हुआ CH3, इधर हुआ CH2O, इधर हुआ CH, ये हुआ Cl, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इसको कहा जाएगा कि अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार से अगर रिएक्शन में दूसरी बार रिएक्शन अगर होगा तो ये वाला क्लोरीन का एक परमाणु और है, एक अल्फा हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर देगा। तो परिणाम ये होगा कि इस कंपाउंड में CH3 CHCl ये भी बन जाएगा, और इधर आगे O, फिर CH, ऑलरेडी Cl बना हुआ है, इधर हो गया CH3। इसका नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डाईक्लोरो डाई एथिल ईथर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से क्लोरीनेशन जो होगा इस प्रकार से पॉसिबल है कि अगर हम सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से क्लोरीन का रिएक्शन ईथर पर कराएं तो धीरे धीरे करके इसकी एक एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही क्लोरीनेशन सूर्य के प्रकाश में जैसे C2H5 होल ट्वाइस O, ईथर को हम डाई एथिल ईथर को ऐसा भी लिख सकते हैं, डाई एथिल ईथर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, और इसमें 10Cl2 से रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में हो जाए, यानी क्लोरीन का हम अधिक ले लें, सूर्य का प्रकाश अगर कर दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा C2Cl5 होल ट्वाइस O प्लस 10HCl। 10HCl निकलने के बाद ये कंपाउंड बनेगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं यदि ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में और क्लोरीन के आधिक्य में कराया जाए। तो कुल मिला करके इस कंडीशन में कहीं न कहीं एल्किल समूह ही इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम लोग ऐसे रिएक्शन को पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रिया, अगला नंबर होगा सेकंड पॉइंट में ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रिया, रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु के कारण कौन सी अभिक्रिया होगी। और कन्फर्म है, देखिए कि अगर ईथर की क्रिया हम किसी भी खनिज अम्ल से करा दें, किसी भी खनिज अम्ल से, जैसे मान लीजिए कि हमने इस प्रकार से C2H5O ले लिया, अर्थात ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर होगा, और इसके पास लोन पेयर इस प्रकार से दो हैं, और जब ये क्रिया HCl से इसकी कराई जाएगी तो HCl में H+ होगा और Cl- होगा, क्योंकि ये खनिज एसिड है, मिनरल एसिड होती है। तो यहाँ से क्या करेगा कि एक लोन पेयर इस H+ को गेन कर लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जोड़ते हुए, तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5O। अब इसके पास प्लस लग गया और ये हो गया H, इसके पास आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ गया और ये हो गया Cl-। इसको कहते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम क्लोराइड हुआ। इस प्रकार से एक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाता है तो इसको कहते हैं, हम पढ़ने लगते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो कहीं न कहीं ऑक्सीजन परमाणु के कारण इस प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कब? जब हम किसी खनिज अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तब। मिनरल एसिड से अगर रिएक्शन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे रिएक्शन में। ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप ईथर ले करके और इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएं, वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएं, तो कन्फर्म है कि ये उस दौरान R2O2 यानी पराऑक्साइड का निर्माण कर लेगी, पराऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। और जब पराऑक्साइड का निर्माण हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये पराऑक्साइड बनाएगी, या ये भी संभव है कि ये CH3 CH2O CH2 CH3 अगर कहीं ये ऑक्सीजन को गेन करे सूर्य के प्रकाश में, यानी अगर मैं डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश में वायु में खुला छोड़ दें तो कन्फर्म ये हो सकता है कि हाइड्रो पराऑक्साइड बना सकता है, CH3 CH OH इसके पास, बाकी O और ये CH2 CH3। इस प्रकार से हाइड्रो पराऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, हाइड्रो पराऑक्साइड, जो कि एक विषैला कंपाउंड हो जाएगा। और जब ईथर को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए और हाइड्रो पराऑक्साइड की रचना हो जाए तब हम डाई एथिल ईथर का प्रयोग निश्चितक के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषैला यौगिक होता है, इस प्रकार से एक पॉइजनस कंपाउंड है। तो वायु द्वारा कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के द्वारा अगर रिएक्शन देखा जाए
तो इस प्रकार का रिएक्शन में पेरोक्साइड और हाइड्रो पेरोक्साइड का बनना भी आएगा।